नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अनुष्का एकेडमी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की अर्थव्यवस्था के बारे में। तो साथियों, हमने कृषि पढ़ लिया, पशुपालन का क्या योगदान है वो पढ़ लिया। अब हम आज की जो हमारी क्लास होने वाली है ना साथियों, उसमें हम पढ़ेंगे राजस्थान की औद्योगिक नीतियाँ, यानी राजस्थान की अर्थव्यवस्था में उद्योगों से कितना परसेंट लाभ होता है उसके बारे में हम हमारी क्लासों में चर्चा कर रहे हैं। तो साथियों, आज की हमारी जो क्लास है उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? एक तो पढ़ने वाले हैं राजस्थान की औद्योगिक नीतियां पढ़ने वाले हैं, और क्या करने वाले हैं हम अपनी क्लास के अंदर साथियों, और हमने जो पीछे पढ़ा है ना उसका प्रश्नों के माध्यम से आज की क्लास के अंदर रिवीजन भी करने वाले हैं, ताकि परीक्षा में प्रश्न जो है वो किस प्रकार से बनते हैं हमें पता चले और हमारा रिवीजन हो जाए। तो क्लास में आप कंटिन्यू जुड़े रहिए और क्लास का आनंद लीजिए। और अगर आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए साथियों, तो आपको क्या कर लेना है, अनुष्का एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना है साथियों, ताकि आप रिविजन करते रहें। तो फटाफट क्लास को शेयर कर दो और आ जाओ अपनी क्लास के अंदर। हम क्या पढ़ेंगे? राजस्थान की औद्योगिक नीतियां पढ़ेंगे हम साथियों। तो देखो, राजस्थान की औद्योगिक नीतियों की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहली औद्योगिक नीति की बात करेंगे। तो पहली औद्योगिक नीति जो है वो कब स्टार्ट हुई थी? तो देखो, 24 जून 1978 को राजस्थान में पहली औद्योगिक नीति जो है वो शुरू हुई। तो किसके काल में, कौन उस समय मुख्यमंत्री थे? तो हमें क्या याद रखना है, भैरू सिंह शेखावत जी जो है वो उस समय क्या थे साथियों? राजस्थान के मुख्यमंत्री जी थे। 24 जून 1978 को राजस्थान के अंदर प्रथम औद्योगिक नीति की जो है वो शुरुआत हुई थी साथियों। अब हमसे पूछा जाए कि राजस्थान में दूसरी औद्योगिक नीति जो है उसकी शुरुआत कब हुई, तो हमें क्या याद रखना है, राजस्थान में दूसरी औद्योगिक नीति की जो शुरुआत है साथियों वो हुई थी 1991 के अंदर। कब हुई थी? 1991 के अंदर दूसरी औद्योगिक नीति की शुरुआत हुई थी। अब हम बात करते हैं राजस्थान में तीसरी औद्योगिक नीति की साथियों। तो राजस्थान में तीसरी औद्योगिक नीति की शुरुआत जो है वो कब हुई? 1994 के अंदर साथियों। क्या याद रखेंगे? राजस्थान के अंदर तीसरी जो औद्योगिक नीति है उसकी शुरुआत कब हुई थी? 1994 के अंदर हुई थी साथियों। फिर तीसरी की हुई थी। फिर हम बात करते हैं राजस्थान में चौथी औद्योगिक नीति की साथियों। कौन सी औद्योगिक नीति की बात करेंगे? राजस्थान में चौथी औद्योगिक नीति की। तो राजस्थान के अंदर चौथी औद्योगिक नीति जो है वो शुरू हुई थी 1998 के अंदर। क्या याद रखेंगे? राजस्थान में चौथी औद्योगिक नीति कब शुरू हुई? 1998 के अंदर शुरू हुई थी। फिर देखो, हम बात करें राजस्थान के अंदर पांचवी औद्योगिक नीति की। कौन सी औद्योगिक नीति? तो पांचवी, तो क्या याद रखेंगे? 2010 में शुरू हुई थी। 2010 में राजस्थान के मुख्यमंत्री जी हैं वो कौन थे? श्रीमान अशोक गहलोत जी थे साथियों। तो उस समय हुई थी पांचवी औद्योगिक नीति। छठी औद्योगिक नीति की बात करें तो छठी औद्योगिक नीति जो है राजस्थान के अंदर 2015 में शुरू हुई थी, और उस समय हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जो है वो कौन थी? श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया जी थी साथियों। सातवीं औद्योगिक नीति की शुरुआत कब हुई? तो 1 जुलाई 2019 को अपने राजस्थान के अंदर सातवीं औद्योगिक नीति की जो है वो साथियों क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। तो ये हमें याद रखना है कि राजस्थान के अंदर कितनी औद्योगिक नीतियां हैं? 7 औद्योगिक नीतियों की शुरुआत हो चुकी है लास्ट 2019 में। अब देखो, राजस्थान औद्योगिक विकास नीति की हम बात करेंगे। क्या है? औद्योगिक विकास नीति। ये क्या है साथियों? औद्योगिक विकास नीति है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1 जुलाई 2019 को हुई थी। कब हुई थी? याद रखना, 1 जुलाई 2019 को इसकी शुरुआत हुई थी साथियों। औद्योगिक है, ठीक है, औद्योगिक उद्देश्य से। अब हमसे क्या पूछा जाता है? ज्यादातर हमसे पूछे जाते हैं उद्देश्य। तो राजस्थान को भारत में सर्वाधिक पसंदीदा निवेश स्थल, ये क्या है? स्थल है।
क्या है इसका उद्देश्य, ध्यान से सुनना, कि राजस्थान को भारत में सर्वाधिक पसंदीदा निवेश स्थल के रूप में उभारना, यानी सबसे ज्यादा पसंदीदा निवेश करने का स्थल इस औद्योगिक नीति का उद्देश्य है राजस्थान को उभारना। यानी जो उद्योगपति हैं वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ आकर क्या करें, इन्वेस्ट करें। इसलिए इस औद्योगिक नीति का ये उद्देश्य शुरुआत हुई। अनुकूल आधारभूत संरचना ढांचा, क्या है, ढांचा सृजित करना, यानी उद्योगों के लिए जो अनुकूल दशाएं होती हैं उनके लिए आधारभूत ढांचा राजस्थान में तैयार करना, ताकि उद्योगपति जो है वो आकर्षित हो और यहाँ आकर इन्वेस्ट करें। साथियों, संतुलित समावेशी पर्यावरण अनुकूल औद्योगिक विकास करना, पर्यावरण के अनुकूल औद्योगिक विकास करना, संतुलित और समावेशी और पर्यावरण के अनुकूल उद्योगों का क्या हो जाए, विकास हो जाए, ये इस नीति का उद्देश्य है। रोजगार के अवसर सृजित करना, यानी नया उद्योग खुलेगा तो क्या होगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, तो रोजगार के नए अवसरों को बढ़ाना। संतुलित क्षेत्रीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, यानी औद्योगिक विकास संतुलित हो उसको बढ़ावा देना। कौन सी नीति का उद्देश्य है, राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2019 का है, जिसकी शुरुआत कब हुई थी, 1 जुलाई 2019 को हुई थी साथियों इसकी शुरुआत। अब इसमें विशेष प्रावधान जो हैं वो क्या किए गए हैं 2019 की औद्योगिक नीति में। विशेष प्रावधान देखो, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को लचीला बनाना, भूमि को अधिग्रहण किया जाता है उसकी प्रक्रिया को लचीला बनाना। निजी भूमि, रिको जो संस्था है, रिको के द्वारा निवेश तथा रिको की भूमि निजी निवेश मॉडल पर पीपीपी मोड पर औद्योगिक पार्कों का विकास करना। आर्थिक विकास के मुख्य क्षेत्रों के ऊपर क्या देना, विशेष ध्यान देना, विशेष बल देना। साथियों, एक इलेक्ट्रिक व्हीकल रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन की, ये क्या है, जोन है, जोन की स्थापना, जोन की क्या की जाएगी, स्थापना की जाएगी। साथियों, ग्रीन बिल्डिंग एवं इको फ्रेंडली उद्योगों को सहायता तथा वर्षा जल संचयन को प्रोत्साहन देना, वर्षा जल संचयन को क्या देना, प्रोत्साहन देना। साथियों, ये इस औद्योगिक नीति 2019 जो है उसके अंदर विशेष प्रावधान किए गए हैं। अनुसंधान एवं विकास केंद्रों, परीक्षण और प्रमाणीकरण प्रयोगशालाओं को भी क्या देना साथियों, सहायता देना, ये भी इसका एक विशेष प्रावधान है। अब देखो हम बात करें औद्योगिक विकास के विभिन्न कार्यक्रम और योजनाएं जो है उनकी, तो सबसे पहली जो है उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जो कार्यक्रम कह सकते हैं, योजना कह सकते हैं, वो है मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना। साथियों, कौन सी योजना है, मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना। तो देखो इसकी शुरुआत 11 अक्टूबर 2022 को हुई थी। कब हुई थी, याद रखना, 11 अक्टूबर 2022 को इसकी शुरुआत हुई थी। अब इसका उद्देश्य हमसे पूछा जाए तो 18 से 45 वर्ष किसको फायदा होगा, जिनकी आयु क्या 18 से 45 वर्ष है, आयु वर्ग के आवेदकों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना। 18 से जिनकी आयु 45 वर्ष के बीच है उनको स्वरोजगार उपलब्ध करवाना। प्रावधान इसमें क्या किया गया है, 15 लाख रुपए तक के वाणिज्यिक वाहन की खरीद पर आवेदक को कीमत का, याद रखना, 10% अथवा 60,000 का अनुदान देना। कोई वाहन खरीदना चाहता है, अपना स्वरोजगार करना चाहता है तो उसको 10% या 60,000 का क्या देना साथियों, अनुदान देना। राज्य सरकार, अनुदान कौन देगा, राज्य सरकार तथा वाहन निर्माता कंपनी के द्वारा दिया जाएगा। राज्य सरकार देगी या वाहन की निर्माता जो कंपनी है उसके द्वारा दिया जाएगा। इस योजना के लिए 3 वाहन पात्र टाटा मोटर्स को शामिल किया गया, महिंद्रा एंड महिंद्रा को शामिल किया गया और अशोक लीलैंड को क्या किया गया साथियों, इसमें शामिल किया गया। कौन सी योजना में, मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना में।
शामिल किया गया। कब हुई थी शुरुआत? 11 अक्टूबर 2022 को हुई थी, जिसमें 18 से 45 वर्ष आयु के लोगों को स्वरोजगार उपलब्ध करवाना इसका मेन क्या है? उद्देश्य है साथियों। अगली है राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना। अगली योजना कौन सी है? राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना की जब हम बात करते हैं साथियों, तो देखो इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 7 अक्टूबर 2022 को तो फिर से हुई थी। वैसे शुरुआत हुई थी 17 दिसंबर 2019 को। कब हुई? 17 दिसंबर 2019 को। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 जिसको हम कहें, उसकी शुरुआत हुई थी 17 दिसंबर 2019 को। और इसको अधिक प्रभावी बनाने के लिए, किसको? इस योजना को प्रभावी बनाने के लिए, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना को अधिक प्रभावी बनाने के लिए साथियों 7 अक्टूबर 2022 को इसको फिर से शुरू किया गया। अधिक प्रभावी बनाने के लिए 7 अक्टूबर 2022 को इसको फिर से शुरू किया गया। वैसे शुरुआत हुई थी 17 दिसंबर 2019 को। ठीक है, यह एक क्या है? फ्लैगशिप योजना है। हम फ्लैगशिप योजनाएं पढ़ते हैं ना, तो ये क्या है? एक फ्लैगशिप योजना है। इसका उद्देश्य है विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों को 15% की वार्षिक दर से क्या देना? ब्याज देना विकास कार्यों के लिए। ये इसका क्या है साथियों? उद्देश्य है। अब देखो हम बात करते हैं अगली योजना की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 की हम बात कर रहे हैं साथियों। ध्यान देना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 की हम बात कर रहे हैं। तो इसकी घोषणा 2022-23 के बजट में हुई थी। कब हुई थी इसकी घोषणा? 2022-23 का जो बजट प्रस्तुत किया गया था उसमें हुई थी। और इसकी शुरुआत 8 सितंबर 2022 को की गई थी। कब की गई थी? 8 सितंबर 2022 को इसकी शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य हमसे पूछा जाए तो राज्य के गैर कृषि क्षेत्रों में, जहां पर कृषि नहीं होती है, उन क्षेत्रों में, कृषि क्षेत्रों के विकास में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्गों की प्रभावी भागीदारी क्या करना साथियों? सुनिश्चित करना। ये इसका क्या है? उद्देश्य है। कौन सी योजना का साथियों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 का उद्देश्य है। जो गैर कृषि क्षेत्र हैं वहां पर अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग जो रहते हैं उनको उनकी प्रभावी उद्योगों के अंदर भागीदारी हो, ये इसका उद्देश्य है। इसका लक्ष्य क्या है? 1000 लाभार्थियों को लाभ पहुंचाना इसका लक्ष्य है। कितने लाभार्थियों को? 1000 लाभार्थियों को लाभ पहुंचाना इस योजना का साथियों क्या है? उद्देश्य है। आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। किसको लाभ मिलेगा? जिनकी आयु 18 वर्ष से क्या है? अधिक है। अनुदान राशि जो है वो लागत की 25% या 25 लाख रुपए है। लागत आएगी उसकी 25% या 25 लाख रुपए है साथियों। फिर देखो अगली जो योजना है मुख्यमंत्री युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना। मुख्यमंत्री युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना की जब हम बात करते हैं तो इसकी शुरुआत हुई थी 2013-14 में। कब हुई थी? याद रखना 2013-14 में इसकी शुरुआत हुई थी साथियों। इसका उद्देश्य है राज्य के औद्योगिकीकरण में, क्या उद्देश्य है? राज्य का जो औद्योगिकीकरण है उसमें किसकी भागीदारी को सुनिश्चित करना साथियों? युवाओं की भागीदारी को अधिक से अधिक क्या करना? सुनिश्चित करना और उनको आर्थिक सहयोग व ऋण उपलब्ध करवाना। उनको पैसे की जो जरूरत है वो उपलब्ध करवाना इस योजना का उद्देश्य है। उनकी आयु क्या होनी चाहिए? 18 से 45 वर्ष होनी चाहिए साथियों। इस योजना के अंतर्गत स्वीकृत ऋणों पर 1.5 करोड़ तक का
यानी 1,50,000 तक की ऋण सीमा पर 6% ब्याज, कितना परसेंट ब्याज साथियों, 6% ब्याज जो है वो क्या दिया जाएगा, अनुदान दिया जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। फिर देखो अब क्या हुआ, हमने क्या पढ़ लिया, राजस्थान की औद्योगिक नीतियां पढ़ ली साथियों। अब हमने जो पिछली क्लासों के अंदर पढ़ा है उनमें से प्रश्न जो है वो किस प्रकार से बन सकते हैं, हमारी परीक्षा में किस प्रकार से हमें प्रश्न देखने को मिलते हैं, उनको हम प्रश्नों के माध्यम से पढ़ लेते हैं, जो कई बार आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलो पहला प्रश्न जो है उसकी हम बात करें। मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना, कौन सी योजना, मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना 2023 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखो कथन दिए हुए हैं और हमें यह बताना है कि कौन सा कथन जो है वो गलत है। हमें क्या करना है, रिजेक्टेड मेथड अपनाना है, गलत कथन को बाहर निकाल फेंकना है। इस योजना से 20 लाख से अधिक पशुपालकों को लाभ होने की अपेक्षा है। क्या है, हमने पढ़ा है, क्या पढ़ी है ये योजना, देखो हमने, तो हाँ बिल्कुल सही बात है ये तो। फिर देखो अगला कथन है, राज्य के वर्ष 2023-24 के लिए बजट में इस योजना में व्यय करने के लिए 750 रुपए करोड़ का प्रावधान रखा गया है। क्या हमने पढ़ा था, हाँ बिल्कुल पढ़ा था, पहले कितना था, 2000 था, फिर 750 करोड़ कर दिया गया था। तो बिल्कुल ये कथन भी क्या है, बिल्कुल सही है। फिर देखो इस योजना के तहत प्रत्येक पशु के बीमा की सीमा अधिकतम 40,000 रुपए है। हमने पढ़ा था ना, एक पशुपालक के पास 2 पशु हो तो प्रत्येक का कितना बीमा होगा, 40,000 रुपए का बीमा होगा। लंपी रोग जो आया था ना उसमें हमने पढ़ा था साथियों। तो हाँ बिल्कुल सही बात है ये भी। अब देखो एक पशुपालक जिसकी वार्षिक आय 8 लाख से अधिक है उसे इस योजना के तहत प्रत्येक पशु के लिए अधिकतम 500 रुपए प्रतिवर्ष प्रीमियम देना होगा। नहीं, बिल्कुल गलत बात है, ये हमने पढ़ा ही नहीं। तो ये कथन क्या है, गलत है साथियों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि चौथा कथन जो है वो हमारा क्या है, गलत है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। फिर देखो हमारा अगला जो प्रश्न है, तो दूसरा प्रश्न देखो हमारा क्या है कि राजस्थान राज्य के पशुपालन विभाग के द्वारा गोवंश प्रजनन हेतु गोपाल कार्यक्रम राज्य के 10 दक्षिण पूर्वी जिलों में किस वर्ष में आरंभ हुआ। हमने पढ़ा था कि गोपाल कार्यक्रम जो है वो राज्य के 10, कितने जिलों में, राज्य के 10 जो दक्षिण पूर्वी जिले हैं उनमें कौन से वर्ष में शुरू हुआ था। तो बताओ फटाफट कौन से वर्ष में शुरू हुआ था साथियों। तो ये कार्यक्रम जो है वो शुरू हुआ था 1990-91 के अंदर। कब शुरू हुआ था, याद रखेंगे 1990-91 के अंदर साथियों शुरू हुआ था। फिर देखो हमारा अगला जो प्रश्न है कि पशु गणना 2012 के अनुसार, पशु गणना कौन सी, 2012 के अनुसार देश के कुल पशुधन में राजस्थान का हिस्सा जो है वो कितना है। यानी पशु गणना कब हुई, 2012 में, उसमें भारत देश के कुल पशुधन में राजस्थान के अंदर कितने पशु हैं, कितना हिस्सा है, ये हमें बताना है। तो क्या 12.6% है, 94% है, 10.2 है या 11.5 है। तो देखो साथियों कितना है राजस्थान का पशुधन में योगदान, 10.2%। कितना है, 10.2% है, ये याद रखना है हमें। फिर देखो हम हमारे अगले प्रश्न की बात करते हैं। 19वीं पशुधन गणना 2012 से 20वीं पशुधन गणना 2019 में, 19वीं पशुधन गणना कब हुई, 2012 में, और 20वीं पशुधन गणना कब हुई, 2019 में हुई। तो राजस्थान में पशुधन की कुल संख्या में क्या परिवर्तन हुआ।
हमें पूछ रहे हैं जो 19वीं पशुधन गणना 2012 में हुई थी और 20वीं पशुधन गणना जो कब हुई, 2019 में हुई, तो इनके बीच में क्या कमी हुई पशुओं में, क्या वृद्धि हुई, ये हमें पूछ रहे हैं। तो हमें क्या बताना है कि क्या हुई थी साथियों, तो हुई कमी। क्या हुई, कमी। और कितनी हुई, तो 1.66% की क्या हुई, पशुओं में कमी हुई साथियों। 19वीं पशु गणना के मुकाबले 20वीं पशु गणना में कमी हुई। फिर देखो कितने रुपए प्रति लीटर की प्रोत्साहन राशि मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना में दी जाएगी। क्या प्रश्न पूछा है कि कितने प्रति लीटर की प्रोत्साहन राशि जो है मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना जो है वो उसमें दी जाएगी। तो कितने रुपए प्रति लीटर हो जाएगा साथियों, 5 रुपए प्रति लीटर। 1 लीटर पर कितना रुपया, 5 रुपया प्रति लीटर की प्रोत्साहन राशि जो है वो मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के अंदर साथियों दी जाएगी। फिर हमारा अगला जो प्रश्न है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में देश में मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान था। क्या पूछ रहे हैं, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23, कौन सा सर्वेक्षण, 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में, आर्थिक सर्वेक्षण तो 2022-23 का है और वर्ष कौन से का पूछ रहे हैं, 2021-22 में देश में मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का स्थान हमसे पूछ रहे हैं देश के अंदर। तो साथियों राजस्थान का स्थान कौन सा था, याद रखना दूसरा स्थान था। किसके उत्पादन में साथियों, मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान था, दूसरा। फिर देखो हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की, राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का केंद्र राज्य के बीच वित्त पोषण का अनुपात क्या है। कौन सी योजना है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, उसमें हमसे ये पूछ रहे हैं केंद्र कितना % अनुदान देगा और राज्य जो है वो कितना % अनुदान देगा, ये हमसे पूछ रहे हैं साथियों। तो देखो केंद्र का तो हो जाएगा कितना प्रतिशत साथियों, 60% और राज्य का कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा। तो 60:40 हो जाएगा, अनुदान हो जाएगा। फिर देखो अपना अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में बाजरा बोया जाता है। हमें क्या पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश है जिस कृषि जलवायु प्रदेश के अंदर क्या बोया जाता है, बाजरा बोया जाता है। तो बताओ आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान के अंदर बोया जाता है क्या बाजरा, या फिर आर्द्र दक्षिणी मैदान के अंदर बोया जाता है क्या बाजरा। एक बात याद रखना, बाजरे के लिए पानी कम चाहिए होता है, तो उत्तर देना आसान होगा। आर्द्र दक्षिणी मैदान के अंदर बोया जाता है क्या बाजरा, या फिर अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान के अंदर बोया जाता है क्या। तो हमें आंसर क्या है इसका कि अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान जो है ना, कौन सा मैदान है, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान है, उसके अंदर क्या बोया जाता है साथियों, बाजरा बोया जाता है। फिर देखो हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का एक उद्देश्य कुछ फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना है, जो है यानी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन हमने पढ़ा था, ये कृषि जब पढ़ी थी तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन पढ़ा था हमने, तो उसका उद्देश्य, उसके उद्देश्य भी हमने पढ़े थे ना। तो याद करने की कोशिश करो कि उद्देश्य कुछ फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना है, तो वो फसलें जो है वो कौन सी है, यानी कुछ फसलों का उत्पादन क्या हो, अधिक से अधिक हो, तो वो फसलें हमें बतानी है। तो वो फसलें कौन सी है साथियों, वो चावल है, कौन सी है, चावल है, गेहूं है साथियों, कौन सी है, गेहूं है, दाल है, दालें हैं। तो ये फसलें जो हैं वो इनके उत्पादन में क्या है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य है कि इनका उत्पादन जो है वो अधिक से अधिक हो साथियों।
अपना अगला जो प्रश्न है, राजस्थान के सकल राज्य मूल्य संवर्धन में आधार 2011-12 की कीमतों पर वर्ष 2021-22 में अग्रिम अनुमान क्या है कि कृषि एवं संबंध क्षेत्र का योगदान क्या है। हमें क्या पूछा है कि राजस्थान का जो सकल राज्य मूल्य संवर्धन है उसके अंदर आधार 2011-12 की कीमतों पर, कीमतें कौन सी, 2011-12 की कीमतों पर वर्ष 2021-22 में, वर्ष कौन सा है, 2021-22 में अग्रिम अनुमान, आगे का अनुमान कृषि एवं संबंध क्षेत्र का योगदान कितना है, ये हमसे पूछ रहे हैं। तो कितना है, 28.85% है साथियों। कितना है, 28.85% है, ये हम पढ़ चुके हैं साथियों। अब देखो अपना अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जो नाबार्ड है उसकी स्थापना कब हुई थी, ये भी हमने पढ़ा था। और कब हुई थी स्थापना, तो कब हुई थी, 12 जुलाई 1982 को हुई थी साथियों। कब हुई थी, याद रखना, नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। ठीक है, फिर देखो अपना अगला जो प्रश्न है कि राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश जो है वो कौन सा है। क्या पूछ रहे हैं कि राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है साथियों। तो कौन सा है, आईसी अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र है साथियों। कौन सा है, याद रखना, आईसी अति सिंचित, आईसी अति सिंचित आंशिक, क्या है, आंशिक अति सिंचित क्षेत्र है साथियों राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। फिर देखो अपना अगला प्रश्न ये है, क्या कथन दिए हुए हैं, हमें पहचानना है कि इसमें से कौन सा गलत है, वही क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। तो देखो निम्न में से क्या है, ये निम्न में से है, निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड का कार्य नहीं है। हमने पढ़ा था राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, हमने पढ़ा था कृषि के अंदर, तो उसके कार्य भी हमने पढ़े थे। तो आपने पढ़े होंगे तो उत्तर देना आसान होगा। क्या कृषिगत उत्पादों की कीमत का निर्धारण करना उसका कार्य है कृषि विपणन बोर्ड का। मंडी क्षेत्र में संरचनावार विकास करना है क्या, संरचनावार विकास करना है क्या, संरचनावार विकास करना है, हाँ बिल्कुल है। किसानों को प्रशिक्षण देना भी क्या है इसका कार्य, हाँ बिल्कुल है। विपणन प्रणाली में क्या करना, इन्वेस्ट करना भी क्या इसका कार्य है। तो हाँ साथियों इसका ये कार्य है, लेकिन कृषिगत जो उत्पाद हैं उनकी कीमत का निर्धारण जो करना है वो कृषि विपणन बोर्ड का काम नहीं है। कृषि विपणन बोर्ड जो है किसानों को प्रशिक्षण दे सकता है उत्पाद बढ़ाने के लिए, लेकिन कृषि की कीमतों का निर्धारण जो है वो नहीं कर सकता है। अपना अगला प्रश्न है, राजस्थान में कितने कृषि विज्ञान केंद्र हैं। क्या पूछ रहे हैं हमसे कि अपना जो राजस्थान है ना उसके अंदर कितने कृषि विज्ञान केंद्र हैं वर्तमान में। तो साथियों 42 है क्या, बिल्कुल नहीं। 28 है क्या, नहीं। 34 है क्या, नहीं। कितने हैं वर्तमान में, तो वर्तमान में है 45 कृषि विज्ञान केंद्र। अपने राजस्थान के मायने 45 कृषि विज्ञान केंद्र ही साथियों। फिर देखो अपना अगला प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2021-22 में राजस्थान में खाद्यान्नों के कुल उत्पादन का प्रारंभिक पूर्वानुमान क्या लगाया गया। क्या पूछ रहे हैं हमसे कि आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2021-22 में राजस्थान के अंदर खाद्यान्नों के कुल उत्पादन का,
खाद्यान्नों का जो कुल उत्पादन हुआ उसका प्रारंभिक पूर्वानुमान जो है वो लगाया गया। वो कितना लगाया गया साथियों? तो याद रखना 225.20 लाख टन। 20 लाख टन अनुमान साथियों क्या किया गया? लगाया गया था। ठीक है, फिर देखो अपना अगला जो प्रश्न है वो क्या है कि राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? इसमें भी हमें क्या करना है? गलत कथन को छांटना है। तो आ जाओ फटाफट। कृषि में उत्पादन व उत्पादकता को बढ़ाना, कृषक आय को बढ़ाना। हाँ बिल्कुल, कृषि के लिए ये जो कार्य कर रहे हैं तो उनका क्या होगा उद्देश्य कि कृषि में उत्पादन और उत्पादकता जो है वो क्या हो? बढ़े, यही उद्देश्य होगा। कृषक की आय को बढ़ाना, हाँ बिल्कुल, और क्यों कर रही है संस्थाएं कार्य कि कृषक की आय जो है वो बढ़े, बिल्कुल सही बात है। जलवायु अनुकूल कृषि को बढ़ावा देना, बिल्कुल सही बात है कि जलवायु के अनुकूल कृषि की जाए ताकि अच्छा फायदा हो। बैंक ऋण के भुगतान के लिए वित्तीय सहायता देना, नहीं बिल्कुल नहीं, वित्तीय सहायता कोई नहीं देगा बैंक ऋण के अनुदान के लिए। तो ये कथन जो है वो क्या है साथियों? बिल्कुल गलत है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? यही हमारा उत्तर हो जाएगा कि बैंक ऋण के भुगतान के लिए वित्तीय सहायता देना इसका उद्देश्य नहीं है। अगला जो प्रश्न है, राजस्थान में सर्वप्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? क्या पूछ रहे हैं कि राजस्थान के अंदर सबसे पहले कृषि विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ पर स्थापित किया गया था, ये हमसे पूछ रहे हैं। तो क्या बीकानेर में, क्या जयपुर में, क्या उदयपुर में, क्या जोधपुर में? तो कहाँ किया गया साथियों? तो पहला कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था अपने बीकानेर जिले के अंदर। कौन से जिले के अंदर साथियों? बीकानेर जिले के अंदर स्थापित किया गया था। अपना अगला जो प्रश्न है, राजस्थान में कृषक उपहार योजना के तहत कितने मूल्य को कृषि उपज के विक्रय पर कृषक को ई कूपन प्राप्त होगा? ये भी हमने पढ़ लिया है कि राजस्थान में कृषक उपहार योजना जो है उसमें कितने मूल्य को कृषि उपज के विक्रय पर कृषक को एक ई कूपन प्राप्त होगा। तो वो मूल्य बताना है। तो वो मूल्य क्या है साथियों? 10,000 रुपए ना है, 10,000 रुपए साथियों, या उससे अधिक भी हो सकता है, या उससे अधिक। ये बात आपको क्या करनी है साथियों? याद रखनी है। ठीक है, अब देखो अपना अगला जो प्रश्न है साथियों वो क्या है? कृषि उपज ऋण योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को राजस्थान सरकार के द्वारा उनके संचित उत्पाद पर कितना ऋण दिया जाएगा? क्या पूछ रहे हैं कि कृषि उपज ऋण योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को राजस्थान सरकार के द्वारा उनके संचित उत्पाद पर उनको कितना ऋण दिया जाएगा, ये पूछ रहे हैं साथियों। तो कितना दिया जाएगा? 1.5 लाख। 1.5 लाख का ऋण उनको क्या किया जाएगा साथियों? दिया जाएगा। ठीक है, ये क्या थी साथियों हमारी आज की क्लास थी। तो आपको कैसी लगी क्लास, और आपने जो पढ़ा था अभी तक क्या उनका रिवीजन हुआ प्रश्नों के माध्यम से, ये आपको जरूर बताना है। और क्लास को क्या करना है? शेयर करना है, और टेलीग्राम चैनल को क्या कर लेना है? ज्वाइन कर लेना है। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।